अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यार, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हमारे स्टूडियो में अजमत खान साहब मौजूद है। अजमत खान साहब एक सोशल वर्कर है जो समाज का काम करते हैं। अजमत खान साहब, आपका परभनी आज तक के स्टूडियो में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, फिर एक बार मैंने एक इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, परभनी आज तक वालों ने मेरे बहुत इज्जत देते और मेरे को तकरीबन क्या है, एक मशहूर भी कर दिए, एक शख्सियत मेरी निखारे भी। और मैं जैसा कि कुछ बताना चाहता लोगों को कि भाई कुछ अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा इल्म जो है, मेरा जो नॉलेज है या मेरा जो काम है, लोगों को बताना चाहता, और उसके अंदर कोई अगर फायदा उठा सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कटेंगे बटेंगे, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बटेंगे बोल के बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा, पूरे हिंदुस्तान से ये मुद्दा चल रहा। तो वो मुद्दा लाके आए है महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी को मालूम है अपने दम पे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो ये मुद्दा उठाए और ये बात, ये जो डायलॉग बोले कटेंगे तो बटेंगे। अरे किसके खिलाफ बोले कटेंगे तो बटेंगे? हर आदमी अपना नजरिया पेश कर दिया, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि कटेंगे तो बटेंगे। मुसलमान तो ऑलरेडी कटे हुए है, बटे हुए भी है और जूते भी खा रहे। और एक नया फितना हुआ कि आपस में उलमा दीन और सियासत वालों की बात चल रही। ये कई टुकड़ों टुकड़ों में हम मुसलमान बटे हुए हैं और कट रहे भी। हमारी मस्जिदें गिर रही, हमारे दरगाह गिर रहे, हमारे घर गिर रहे, किसी को शर्म नहीं आती। सब इलेक्शन के उसमें मसरूफ है और मस्ती में आए हुए हैं। और वो उलमा दीन जो बात करे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात करे, लेकिन यही बात पूरे कमेटी को भरोसे में लेके करना था और 3 महीने पहले करना था, और नहीं तो 2 दिन पहले बोलना था कि भाई ठीक है, देखो हमको इसमें एक फायदा दिख रहा है कि हमने एकजुट होकर अगर कांग्रेस की शिवसेना की, राष्ट्रवादी की जो 3 पार्टियों की जो एक जगह आके इंसाफ की लड़ाई लड़े, हम उनके साथ में हैं। और बीजेपी का तो सबको मालूम ही है क्या है क्या नहीं है। तो मैं क्या बताना चाह रहा कि भाई कटेंगे तो पटेंगे। वो बीजेपी किसको बता रही है? हिंदुओं को बोली भाई हिंदू एक हो जाओ। जैसा बीजेपी में हिंदू है तो शुद्ध अगर बीजेपी में हिंदू है वो हिंदू है, वो राष्ट्रवादी के हिंदू नहीं है, ये कांग्रेस के हिंदू नहीं है, और ये तुम्हारे अभी शिवसेना के हिंदू नहीं। सबसे कट्टर हिंदूवादी जो थे ये लोग बताते थे भाई शिवसेना है। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, फिर इसलिए हमारे को बदलना पड़ रहा, क्योंकि भाई 35 साल 30 साल तक जो मफलर जो डाल के फिर आज हम 35 साल तक तो हमने लोगों की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। क्यों? ये खुला मुसलमानों के साथ बगावत करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल 3 साल से या 5 साल से जब तक उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने बोले नहीं भाई चलना है तो सबको साथ लेके चलने का है, बेहतरीन पॉलिसी है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया भाई कटे तो कटेंगे, वो उनके लिए है, ये मुसलमानों के लिए मसला नहीं है। वो क्या सोचते भाई हिंदू एक हो जाओ, तुम एक होके इनको काटो, और काट रहे किसको? वो हिंदू कुछ काटेंगे। मुसलमान तो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी बेहोश हो रहे हैं, इनका कोई जमीन बना हुआ है, ये टगे टगे को बिक रहे, जिसकी मिसाल परभनी में है। मैं आपको वो बात नहीं दूंगा। परभनी में डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल यही चुनकर आना इस चुनाव में, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? राहुल पाटिल को 2-4 साल से जान रहा हूँ करीब से, उसके 2014 में भी गया। उसने जो समाजी काम कर रहा, वो हिंदू मुसलमान ये को देख रहा नहीं। उसने दवाखाने के बेहतरीन काम करा, मैं खुद उसका गवाह हूँ। उन्हें साइकिल दिया, ये साइकिल रिक्शे दिया, जो अपंग थे उनके लिए काम करा, मुसलमानों के लिए जितना हो सकता उन्हें अपने तौर पे कर रहा। और उसका जहन कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं है। एक जमाना था होगा 10 साल पहले जो कुछ असेंबली में बोल दिया था, वो बोला, वो गलत बोला, मैं भी मानता हूँ कि भाई वो था, वो हालात थे, वो वक्त था और वैसा मामला था। आज पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसीबत में है और ये चाह रहे कि भाई मुसलमान को लेकर चलने का, तो बड़ी बात है। अब देखिए, अब हम परभनी की तरफ आते। परभनी में हमारे लोग खड़े, सबसे पहले जैन है। जैन घोष को मैंने नगर सेवक में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके साथ मिलके उसको चुन के दिया। 5 साल उसने पलट कर देखा, ये पब्लिक का कहना है, और मैं भी बोला, मैं मिला नहीं। हमने ये बोल के उसको चुन के दिए थे, तो आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, निराधार के पैसे देना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आती, जो स्टेट गवर्नमेंट से स्कीम आती, जो नगर पालिका से स्कीम आती, उसका फायदा पब्लिक को पहुंचाना, उसमें नाकाम रहा। अब तो ये हाल हो गया कि भाई एक अगर गली की मोहरी भी निकालना रहा तो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो कोई दरगाह के ऊपर का, उन्हें इससे पहले नगर सेवक था, कुछ काम करा नहीं, उल्टा वो इलेक्ट्रिक के बोर्ड लगा दिया। मेरे को लोग बोल रहे भाई तुम्हारा दोस्त था कि तुमने हमारे को बोल के लाए थे, और फिर ये हमारी जान पे लाएगा। एक पहली मीटिंग हुई उसके अंदर, तो मैंने बोला था
अगर आप 50,000 वोट अगर डालते हो हुसैन को तो 75,000 करो, 1 लाख करो, चुन के लाओ, किसी को भी एक को लाओ। लेकिन क्या मालूम है, एक अपने होते नहीं, मुसलमान में ना एक होते ना नेक होते। अब इम्तियाज खान का मसला आगा, अब जेल में तो समझ गए उसको मुसलमान वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबको मालूम है उन्हें क्यों खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब इम्तियाज खान है, एमआईएम का उन्होंने काम कर रहा था, एमआईएम का उन्होंने काम करने के बाद क्या किया, उसने 9 साल तक मेहनत करी, 9 साल में मेहनत करने के बाद उन्होंने टिकट मांगा। तो जाहिर बात है भाई, टिकट मांगा बहुत अच्छी बात है, उन्हें कार्यकर्ता है, एक अच्छा वकील है इम्तियाज खान। मेरे बारे में भी एक केस उन्होंने वो कंटिन्यूसली में जीत के दिया, साबिर के खिलाफ ईदगाह का केस था तो उन्होंने जीत के दिया, शुक्र है उसका। लेकिन मसला क्या रहा, वो कौम से जुड़े हुए रहना था। कौम की जो बात नहीं करे, अपने बादशाह की बात सुना, उसकी क्या ऐसा बताइए। वो हैदराबाद से पतंग 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 बोल के चलिए औरंगाबाद तक, बीच में परवानी नादर मिला, नादर में खड़ा कर दिया। देखा सद्दू लाला जैसी शख्सियत परवानी में, लोग बोलते हुए ऐसा हमारा नुमाइंदगी का जो हमारा भाई था, ऐसा भाई परवानी में बहुत मुश्किल है शख्सियत पैदा होना। दूसरा हमारे वखाल वाला थे, उन्होंने अपनी खेती बेच के पूरे जान गुजान लगा के उन्होंने क्या करे, खड़े रहे, वो हार गए। अब क्योंकि भाई एक तरफ हो जाओ और एक को वोट दो, आगे क्या दबाव में रहेंगे उन्हें, इसके लिए। अब गौसेन खड़ा, उसके मर्जी पे आप कर सकते, उन्हें चुन के आएगा बताइए। अब इम्तियाज जलील है, इम्तियाज जलील क्या कर दिया, पतंग उन्हें लूट लिया, उन्हें बोला भाई तुम पिलाए पतंग, मैंने लूट लिया, मैं देता नहीं। अरे भाई सोच सुना मुसलमानों को, जहां तुमको इज्जत दिया, तुमको उन्होंने हैदराबाद वाले ने आया, तुमको सदर परवानी बनाया और तुम्हारे को सदर जिले सदर बनाया, तुम्हारे हाथ में 9 साल तक हर काम तुम्हारे को दिए, उसका नाम यह है कि उससे बगावत करो। अब उसको कहते कोई मुसलमान बेवकूफ होगा तो उसको वोट देगा। अब ये 2 कट गए। अब्दुल बेग साहब है, नगर से कुछ चुन के नहीं आए, वो मेरे दोस्त है, एडवोकेट है, काबिल है, सब है। और ये लोग सोचना चाहिए कि भाई हालात क्या है, वो 2 तरफ पब्लिक जा नहीं सकती, एक तरफ हो जाओ। उलमा दिन भी ये बोल रहे थे कि भाई एक तरफ हो जाओ। तो मेरा भी कहना ये है कि राहुल पाटिल को वोट दो। अब जो हो गए हो गए, और राहुल पाटिल से मुतालबा क्या करके लेंगे बताइए ना। हमारे बीच के जो लोग है, अब वो बोलना नहीं चाहता तो वो वहां तक पहुंच जाता जो मामले में तरक्की करना चाहते। और इसीलिए आज का मसला वैसा नहीं है, उसने वादा किया और उन्हें काम मुसलसल कर रहा भी। आप उसके पास जाओ, कभी भी कोई काम को इनकार नहीं करता। मैं देखा खुद दवाखाने काम रहो, चाहे कोई भी मसला मुसलमान हिंदू देख रहा नहीं हो, मैं खुद जुड़ा हुआ था और मैं इसलिए प्रवेश कर दिया उसमें शिवसेना में, ताकि मैं कुछ काम दरगाह रोड का उससे लूँ। दवाखाने के मसले है, राशन कार्ड के मसले है, बारवाड़ी वहां पे नहीं है, वहां पे आगे देखे तो ऐसा दिखता कि वो 40 साल पहले अबर खान साहब ने बसा के दिए थे दरगाह रोड को, तो 40 साल से जैसा था वैसा ही है। और ऐसे हालात अगर रहे तो 40 साल तक भी और ऐसे ही रहेगा। इसके लिए हम बदलाव चाहते हैं, हम एमएलए का बदलाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं काम का बदलाव। उससे काम नहीं इंशाल्लाह, उससे वादा किया हुआ है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अब बताइए, ये तो मसले हो गए। उलमाए दीन के बारे में आपके क्या ख्यालात है? उलमाए दीन को क्या मालूम है, इनकी बात पे हम चलना चाहिए। इन्हों अगर बोले कि भाई जहाद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह के खास बंदे होते, इल्म सीखते, इल्म उन्होंने हमारे को मुसलमान के बाद मुसलमान होने पर हमको नाज है, वो बताते हैं। और भाई कुरान क्या है, नमाज क्या है, मस्जिद क्या है, दीन दुनिया सब कौन हमारे को बताते, बताइए आपको, बताइए कि कौन हमको बताते। उलमाए दीन आज हमारे करीब से दूर हो गए, क्योंकि उनके भी कुछ कोताही हैं भाई। अब नुमानी साहब का मसला चल रहा है, इतने अच्छे बेहतरीन उन्होंने आलिम दीन है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन क्या होगा उनसे, क्या थोड़ी सी एक गलती कैसा हो गई कि उन्होंने लेट बोले, और बोले तो क्या मालूम है मुसलमानों को अपने उसमें लेके नहीं बोले। जैसे एमएम का है, उन्हें भी मेहनत कर रहा, आप बोले भाई ये अगाड़ी को एक ग्रुप को दो, तो वो लोग छिड़ गए ना भाई, बोले भाई फिर हमारा क्या है। तो ये इनको मुसलमानों को भरोसे में लेके एकजुट होके एक मीटिंग रख के कि भाई हम क्या फैसला करना चाहिए, हमारे उलमा दीन का ये फैसला है, पार्टियों का क्या फैसला है। तो एमआईएम छोटी पार्टी नहीं है, आज एमआईएम पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ती। तो महेशवाड़ा का तो इलेक्शन बहुत इस पे आया हुआ है, आर्य पार की जंग पे है। उन्होंने खुला बोले कि भाई हमको हिंदू चाहिए, हमारे को हिंदू वोट चाहिए, हमारे को मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, खुले खुले उनके बात चल रहे। तो उसके लिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उलमा दीन को नहीं वो कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। गौर फिक्र करो आप कि भाई हम क्यों राहुल पाटिल को चुन रहे, क्योंकि भाई जब हुकूमत बन जाएंगी इस स्टेट में तो उसका हम फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह।
आपका कहना है कि इस बार डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल को चुनकर दिया जाए, लेकिन पिछली अभी करंट के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ही है, लेकिन अब तक इन्होंने परभनी को डेवलपमेंट करने का क्या काम किया है, मुस्लिम समाज के लिए क्या काम की है? अब तक जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की गई, उस वक्त इन्होंने क्या काम किया, ये बताइए। अच्छी बात है। देखिए, एक बात आपको बता रहे, मुसलमानों ने क्या किया। गुस्ताख रसूल आज से नहीं चल रहे, गुस्ताख रसूल 10 साल से चल रहा, 15 साल से चल रहा। अब क्योंकि इलेक्शन पीरियड में मुद्दा उठा देते, ये मुद्दा ये मुसलमानों का मुद्दा है। मुसलमान राहुल पाटिल का क्या मसला है, आमदार है कि उन्हें जाके क्या मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा, बोल के तवा लेके झगड़े करेंगे। अरे भाई, मुसलमान एक जगह हो जाओ ना। अब जैसा भाई आपने बोला कि भाई राहुल पाटिल को क्यों चुन के देना, अब मैं बताता हूँ पहले क्या काम करा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, 2 बार, इससे पहले बताया था, 2 बार आमदार हमारे बंडू यादव साहब थे, 3 बार उन्हें खासदार, रनिंग खासदार है। उन्होंने क्या काम किया भाई, वो भी शिवसेना का। बदनसीबी क्या है, जब शिवसेना आमदार खासदार हमारे पास होते तो सेंटर में हुकूमत बदल जाती, स्टेट में हुकूमत बदल जाती, और मुसलमानों को काम लेने का तरीका ही नहीं मालूम है। मुसलमान निकल के आते वोटों के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, और फिर जाके 5 साल सो जाते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँ, मैं दरगाह रोड पे रहता हूँ, 4 नगर से मुसलमान के थे। आज दरगाह रोड की हालत क्या है देखो, तो उसका जिम्मेदार राहुल पाटिल है। ये जाके कभी मिले और कभी कोई फंड लाने की बात करे, ये इनको क्या है, ये इनके सौदे चलते। खाली अगर मुसलमान को बेचते, अब बताइए ना, वो कांग्रेस का था होगा, एमएम का था होगा, इंडिपेंडेंट था होगा, कुछ भी था होगा। जब आप चुन के नगर सेवक आ गए, जो काम नगर सेवक का है वो काम नगर सेवक करना, जो आमदार का काम आधा आमदार करना, जो खासदार का काम खासदार करना। अब पूरी जिम्मेदारी राहुल पाटिल के ऊपर डाल डाले। ये मसले है ना, वक्फ बोर्ड के मसले है, राहुल पाटिल क्या करेंगे? ये मुसलमानों का गफलत है। मोहलियां, नालियां, ये कुत्ते फिर रहे, मच्छर, ये राहुल पाटिल तुम्हारे घर में आके बोलेगा क्या भाई तुम्हारे गली में कुत्ता भौंक रहा क्या तुम्हारे पास? ये काम नगर पालिका का है, और ये काम नगर सेवक का है, और ये काम समाजी कार्यकर्ता, जो अपने आप को समाजी कार्यकर्ता बोलते। दवा खाने की इतनी तकलीफ है, दरगाह पे नगर पालिका का दवा खाना है, वो 2-4 घंटे करते हो तो बंद हो जाता। इतनी बड़ी आबादी है, उसको 24 घंटे रखो, नहीं 12 घंटे रखो, वहां पे बीपी चेक हो जाता, शुगर चेक हो जाती, ग्लूकोज चल जाता, और जो पेशेंट इमरजेंसी आते हो जाते। और सिविल में आओ, लाइन में खड़े रहो 4-4 घंटे, और तो खड़े रहे, और 20 रुपए लगाने का, 40 रुपए लगाने का, 40 रुपए आने का, 100 रुपए आने जाने में। और अगर वो चालू करो, हमने वादा करके लिए कि भाई इन्होंने आएगा, तो ये जो मसाइल है, जमीनी मसाइल है, ये इसको पहले हम हल करके लेंगे। रोड का मसला एक का नहीं है, रोड का मसला इसमें खासदार भी है, हुकूमत भी है, आमदार भी है, नगर सेवक भी जिम्मेदार है। कभी नगर सेवकों ने जाके बताया कि भाई हमारी रोड ये है, हमारे बोलियां हैं, हमारे तकलीफ है, हमारे स्कूल में तकलीफ है, हमारे बच्चे जाते। अब भाई मैं दरगाह रोड पे रहता हूँ, अब दरगाह रोड पे बताइए, पूरा खुद मालूम पड़ता कि भाई यहाँ एक आबादी है बोल के, उसके बाद से कौन सा नगर पालिका में आदमी आता, कौन सा नगर सेवक खड़े की बात करता, फिर आमदार के ऊपर ये इल्जाम करे भाई आप जाइए ऑफिस पे जाइए, रिकॉर्ड बताइए कि भाई ये तकलीफ है, उन्हें बराबर सुनेगा। पासिंग बात अब तक नहीं भी सुना होगा, आपकी बात सही है, और अब वो सुनने को तैयार है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि भाई हमको किसी हाल में राहुल पाटिल को चुन देना है। उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता। एक असेंबली का वोट है, वो जाता पार्लियामेंट में, और वो जाके क्या मालूम है, राज्यसभा में मेंबर है, जो चुन के आते हैं उनको चुन के देता, और ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं देगा, हक में ये खड़े रहेगा। इससे पहले 9 आमदार आए हुए, लोगों ने बोले भाई 9 आमदार मुसलमानों शिवसेना के चुन के लिए क्या करे। अरे भाई वो फेवर में नहीं गए, अगेंस्ट में भी नहीं गए ना, गैर अगर वो 9 अगर खासदार और अगेंस्ट में गए तो मुसलमानों के तो क्या होता, आज वो बिल पास हो जाता। सरकार ने तो हमारे खिलाफ खुली चैलेंज कर रखा है, वो पूरे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने हर वो जो भी पार्लियामेंट में बिल पास कर रहे सिवा मुसलमान के खिलाफ किसके कर रहे, और जो बड़े जो छोटे उनका क्या है, अब दशहर में जाके बैठ जा रहे, जाके कुछ भी उन्हें भी पूछता, इन्हें भी पूछता, तू भी क्यों जा रहा, उन्हें पूछेगा तू ठीक पे जाके बयान कर रहा, उन्हें बयान कर रहे, उन्हें ऐसा इन्हें से बैगन मेरे वो, ये क्या है, ये कब तक चलता है तुम लोग? ऐसा मत करो, एकजुट हो जाओ। मुसलमान एकजुट होते नहीं, कम से कम का फिक्र में मत पड़ो, झगड़ों में मत पड़ो, महल्ले महल्ले में जुड़ के रहो। उलमाए दीन के बारे में आपकी आखिर राय क्या है? जहां तक नॉलेज रखता हूँ, ये फतवा बोलते हैं, हमारे को फतवा मिलता था दिल्ली से, और जामे मस्जिद दिल्ली के बुखारी इमाम है, वो 14 नस्ल से चलते आ रहे।
अब्दुल्ला बुखारी, अहमद बुखारी 13-14 इमाम है। पूरा हिंदुस्तान उनके एक बात पे खड़ जाता था और लब्बैक बोलता था। उसकी वजह बाद में क्या हो गया, मेरठ में, अलीगढ़ में, यूपी में बहुत बड़ा फसाद होगा। ईदगाह पे मुसलमानों को वो कांग्रेसी हुकूमत में फायर करे और कई मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमान आज तक यूपी में कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, कटे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस बिल्कुल वहां से कटी हुई है। उसकी वजह यही है। लेकिन इनसे क्या गलती हो गई, इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई तुम किसको भी वोट दो, किसको भी वोट दो और कांग्रेस को नहीं देना। इतना बड़ा बीजेपी ने फायदा उठाई। 2 MP जो थे बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे अडवाणी साहब, वो जाके बयस हो गए सिर्फ इनके एक फतवे की वजह से। लोगों ने कांग्रेस, मुसलमानों ने कांग्रेस को खतरे वोट दिया नहीं, जिसमें से 15-20 तो खाली खिलाड़ी और स्टार थे। उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। आज बीजेपी की जन्म जो बीजेपी का हुआ वो फतवे पे हुआ। अब ये खत्म कब होगी वो अल्लाह को मालूम है। तो जब से उन्होंने हमारे को जो सताए, नहीं तो उनको कौन पूछता था। एक शाहबानो केस में इन्होंने आ गया है बीजेपी वालों ने, और एक केस था कि भाई छोटी लड़की 16 साल की, 16 साल की लड़की शादी करके दुबई जा रही थी और वो उसकी उम्र थी शेख की 50-60 साल। वो इन्होंने मुद्दा लेके निकले हमारे मुसलमानों के खिलाफ। और ये शाहबानो केस में इन्होंने, राजीव गांधी ने फैसला करे था मुसलमानों के खिलाफ फेवर में, तो इन्होंने वो उसको लेके फिरे। और एक बात आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताना चाहता आपको, मैं नहीं बताना चाहता था। इमाम की एक कमजोरी है कि भाई उन्होंने 15 मिनट बोला। 15 मिनट का क्या है किस्सा, मैं इंशाल्लाह इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि इलेक्शन चल रहे, कहीं वो कहीं जाके 15 मिनट डिस्टर्ब ना कर दे। इंशाल्लाह परभनी आज तक भी जो मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिर मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि भाई ये जिसके अगर हाथ को मेरा इंटरव्यू लगा तो वो क्या करो मालूम है, एक दूसरे को पास करते जाओ, ग्रुप में डालो, ये करो, क्योंकि ये हक की बात है। हक बात करना मुसलमान का फर्ज है। इसमें कोई गलती है तो मेरा फोन नंबर है 95 45 34 32 64, कभी भी कांटेक्ट करो। राहुल पाटिल को वोट दो, 1 लाख से दो, 1.5 लाख से दो, 2 लाख से दो। वजह क्या है कि भाई हमारी मेजोरिटी, वह बताओ, हमारे बेटे गौस को देंगे क्या है, 2-4 हजार, वो इम्तियाज अली को दिए क्या है, 2-4 हजार, अफजल बेग को दिए क्या है। और भी एक साहब सेंटर लेके खड़ गए, वो क्या फुल सेंटर भरा हुआ था, उसको बोले भाई इसको क्या खर्चा करना, तो एक सिलेंडर को देख के वो भी बेचारा आगे खड़ गया। वो सब हमारे दीनी भाया है, लेकिन नुकसान में कोई किसी का नहीं रहता। ये कौम का नुकसान होने वाला है, ये दिशाभूल करने वाले लोग हैं। सुनेगा ये कब इलेक्शन में आते और बाद में कभी रहो, फिर कब क्या रहते वो भी पता नहीं चलता। इसीलिए राहुल पाटिल को पकड़ेंगे इंशाल्लाह, राहुल पाटिल को काम लेंगे, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज है। मुसलमान तालीम पे और सेहत पे, दो पे ख्याल करो बस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। अल्लाह जलील करना रहा तो फिर देखो ये जो हारेंगे, ये जो जलील होंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी नगर से पे करने की। हाँ, ये बात मैं खुली बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अजमत खान साहब के ख्यालात। अब आपको तय करना है कि आपको आपका अमूल्य वोट किसको देना है, किसको परभनी का आमदार बनाना है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप देखते रहिए परभनी आज तक। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है। और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है, स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये
यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।